मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनेस्थेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरली एनेस्थेटिक दो तरह के होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स एंड जनरल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फर्स्टली जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। लोकल कहने का मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना, लोकल पीपल, मतलब एक जगह का खास। तो वैसे ही लोकल एनेस्थेटिक किसी खास एक ऑर्गेन्स का अगर एनेस्थेसिया लाता है तो दैट इज लोकल एनेस्थेटिक। जनरल पूरी बॉडी की बात करें, अगर फुल अनकॉन्शियस हो जाए लोग तो दैट इज, या फुल सेंसेशन खत्म हो जाए तो दैट इज जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जनरली जनरल एनेस्थेटिक्स कहने का मतलब है, जनरल कहते हैं मतलब ऑन, जनरल मतलब ऑन। तो जनरल मतलब एनेस्थेटिक्स में वैसे ड्रग्स आते हैं जो क्या करते हैं, हमारे टोटल सेंसेशंस, टोटल कंप्लीट सेंसेशंस हमारे बॉडी में लाते हैं या कॉन्शियसनेस टोटल लाते हैं, तो हम अवेयर नहीं होते। तो अब ये जो लॉस है, टोटल हमारा सेंसेशंस खत्म हो गया, ये रिवर्सिबल है, ये फिर से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार सेंसेशन खत्म हो गया तो पूरी जिंदगी नहीं आई, हम कोमा में नहीं जाते। हम फिर से 1 आवर 2 आवर जितना भी उसका टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद फिर से हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हमको फिर से सेंसेशन आने लगता है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स वैसे ड्रग्स हैं जो हमारे सेंसेशंस को ब्लॉक करते हैं, खत्म करते हैं कुछ पल के लिए पूरे बॉडी का। मेनली जनरल एनेस्थेटिक्स क्या है, एज और सीएनएस टेपर सेंट काम करते हैं। तो हमारा जो सीएनएस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण ही हमको हर एक चीज पता चलता है, जितने भी न्यूरॉन्स है वो सारी हरकत में रहते हैं। तो ये एक्साइटेशंस की वजह से हम सारा कुछ काम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एनेस्थेसिया जैसे कि दिया जाता है, इसमें 4 मेनली कैरेक्टराइजेशन होता है। फर्स्टली क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस, हमारा अगल बगल के तरफ जो सेंसेशन है वो कम होने लग जाता है। दूसरा, पेन नहीं होने लग जाता है, एनाल्जेशिया। एमेनेस्टिया होने लग जाता है, थोड़ा हमारे सोचने समझने की क्षमता कम होने लग जाती। एंड लास्ट, मसल रिलैक्सेशन, हमारा सारा मसल रिलैक्स मोड में आ जाता है, फिर हम कुछ भी रिफ्लेक्स एक्शन करने के मूड में नहीं रहते, टोटल हमारा रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाता है। दैट इज जनरल एनेस्थेटिक्स। नाउ ये जो जनरल एनेस्थेसिया है, जैसे देते हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत में इंजेक्ट किए लोग बेहोश, ऐसा नहीं होता। तो उसके स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 स्टेज। जनरली जो सर्जन्स होते हैं या जो भी एनेस्थीसिया डिलीवर्ड करते हैं वो मेनली 3rd स्टेज से जाते हैं। 4th स्टेज काफी क्रिटिकल है। इन 3 स्टेज सही से अगर प्रॉपर एनेशिया बॉडी में इंजेक्ट नहीं हुआ, इनहेल नहीं हुआ, तब वो 4th स्टेज में पहुंचता, दैट इज मोस्ट क्रिटिकल वन। 4th में नहीं पहुंचना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जनरली एनाल्जेशिया, पेन खत्म करता है। तो ये फर्स्ट स्टेज में कब होता है, जब हम माइनर कोई सर्जरी करते हैं, तो उस वक्त का मेनली जो स्टेज है दैट इज स्टेज 1। तो इसमें क्या होता है कि आदमी को थोड़ा कॉन्सियसनेस रहता है, ऐसा नहीं कि वो टोटली अनकॉन्सियस हो जाता है, कॉन्सियसनेस रहता है, बट उसके पेन वो कम हो जाते हैं, सेंसेशंस कम हो जाते हैं, थोड़ा गर्मीपन होने लग जाता है, आदमी को थोड़ा चक्कर वक्कर आने लग जाता है। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि हमें जो तकलीफ होगी जो भी सर्जरी से, तो उसको कम करना। दूसरा स्टेज है, यही फर्दर ऑन अगर ज्यादा डोजेज में है तो दूसरा स्टेज में पड़ता है डिलीरियम। तो डिलीरियम में क्या होता है कि हमारा कॉन्सियसनेस खत्म होता है। अभी हमारा सेंसेस था, हमारा पेन कम हुआ था फर्स्ट स्टेज में, बट हमें सेंस था। अब यहाँ पे क्या है, वो सेंस खत्म हो गया, हमारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया, हम मेनली इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन काफी तेज होने लग जाता है, हार्ट बीट रहता है हमारा। तो इस ये वाला केस है। उसके बाद 3rd स्टेज आता है जिसमें हम टोटल अनकॉन्शियस हैं, वो तो खत्म ही पहले 2nd स्टेज में होना शुरू हो गया था। अब हमारे सारे रिफ्लेक्सेस का पैरालिसिस होता था, अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ अच्छी बातें क्या रहती हैं, हमारा जो बीपी है और रेस्पिरेशन है वो कंट्रोल में रहता है, नॉर्मल रहता है। तो जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर हैं, जो मेजर हैं सर्जिकल, तो उसके लिए 3rd स्टेज का होना बहुत जरूरी है कि हम अनकॉन्शियस रहे, हमारे कोई रिफ्लेक्शंस नहीं हो, हाथ पैर नहीं मार सके, स्थिर रहे, लेकिन इसके साथ हमारा बीपी भी कंट्रोल रहे और हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहे। दैट इज स्टेज 3, और ये सबसे बेस्ट स्टेज है कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन की, यही स्टेज
अगर थोड़ा और आगे बढ़ गया जिसमें हमारा रेस्पिरेशंस और ब्लड प्रेशर्स मेंटेन नहीं रहा, डिप्रेशन की वजह से कुछ वाइटल सिस्टम में कॉमा में चला गया, दैट इज सिस्टम स्टेज 4, जिसको मेडुलरी पैरालिसिस भी बोलते हैं। फिर हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, मे बी उस एनेस्थीसिया के कारण लोग मर सकते हैं और इवन कोमा में जा सकते हैं। तो ये था स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। अब जब हम क्लासिफिकेशंस में आते हैं तो मेनली क्या रहता है कि क्लासिफिकेशंस 3 तरह का रहता है, इनहेल, दूसरा इंट्रावेनस और थर्ड अभी जो कुछ नए ड्रग्स मार्केट में लॉन्च हुए। तो इनहेलेशनल्स मतलब जो गैसेस फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया है जिसको हम इनहेल करा के रेस्पिरेटरी सिस्टम से अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, दैट इज वो 2 तरह से हो सकता है, या तो लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में हो सकता है। दूसरा इंट्रावेनस जिसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं, अब वो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो सकता है, नार्कोटिक टाइप का हो सकता है, अलग अलग टाइप्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे मेनली जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मेन इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, कोई भी चीज को सांस लेके अंदर लेना। तो मेनली ये क्या करता है, एक एक्सप्लोसिव इरिटेंट के रूप में काम करता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और ये उसके बाद सिस्टमिक पूरे सर्कुलेशन में फैल जाता है। में भी हो सकता है कि इनहेल के कारण में भी इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, नॉस्टिया हो सकता है, वोमिट हो सकता है बाद में भी। अब सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज है दैट इज हेलोथैनिक। तो ये उसका हेलोथैनिक का स्ट्रक्चर है। तो 2-ब्रोमो 2-क्लोरो 111 ट्राइफ्लोरोइथेन। तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी आपको याद करना है। जब हम प्रॉपर्टीज में आते हैं तो मेनली कलरलेस गैस है विथ स्वीट टेस्ट, इनफ्लेमेबल है और नॉन इरिटेटिंग है। ये इसका बेस्ट पार्ट है कि ये इरिटेटिंग भी नहीं है और नॉन इन्फ्लेमेबल है, ज्यादा देर आप रखेंगे भी तो ये बहुत सारे में डिमांड्स क्या होता है इनहेलेशनल्स का कि वो कंबस्टिबल होता है, कैचेस फायर, बट ये दोनों के लिए बेस्ट है, नॉन इन्फ्लेमेबल भी है और नॉन इरिटेटिंग भी है, बट लो पोटेंशियल का है। इसका जो वर्किंग पावर है वो थोड़ा कम कैपेबिलिटी का है, लेकिन एनाल्जेसिक के तौर पे ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अब एनेस्थेशिया के रूप में कम कर रहा है, एनाल्जेसिक्स के रूप में ज्यादा काम कर रहा है। एनाल्जेसिक्स करने का मतलब है पेन रिलीवर के रूप में ज्यादा काम कर रहा है। तो इसीलिए इसके इसी गुण के कारण इसको क्या करते हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल है, वेरी पोटेंट एनाल्जेसिक्स है, तो दूसरे एनेस्थेशिया के साथ मिला के देते हैं। प्लस वोलेटाइल इन नेचर है, एक तुरंत में हवा में रखेंगे तुरंत इनहेलेशन है, तुरंत में खत्म भी हो जाता है। उसके बाद अदर प्रॉपर्टीज के अल्कोहल के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, ईथर के साथ मिल सकता है, तो इसीलिए इसको एडजुवेंट एज अ एडजुवेंट यूज करते हैं। अब इसका यूजेस क्या है, अब जब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में आते हैं तो ये मेनली क्या करता है कि गावा को एक्टिवेट करता है। जितने भी हमारे एक्साइटरी वाले हैं, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में जब हम आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जितने भी हमारे इनहिबिटरी टाइप्स के हैं जो हमको सुस्ती पर लाता है उसको ये एक्साइटमेंट मोड में ला जाता है, उसको ये ज्यादा जागृत कर देता है। तो गाबा हो गया, ग्लाइसिन हो गया, 5-HT हो गया या ट्विन फोर के पोटेंशियल्स हो गया, ये सबको ये एक्टिवेट करता है। और जो हमारा एक्साइटरी वाला न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ये इनहिबिट कर देता है। तो NMDA हो गया या एसिटाइल कोलिन हो गया, ये सबको ये क्या करता है, सोडियम चैनल्स हो गया, ये सबको ये डाउन कर देता है। और जो सुस्तीपन लाता है, जितने भी इनहिबिटरी टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ये एक्टिवेट कर देता है, या फिर हमारे नर्व इम्पल्स को ब्लॉक कर देता है। तो इस टाइप से ये यूज होता है। मेनली इसी टाइप से जितने भी एनेस्थेटिक्स है वो यूज होते हैं कि जो हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसको ये एक्टिवेट करता है और जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इनहिबिट करता है। अब यूजेस हम जब देख रहे हैं तो ये मेनली एनेस्थेटिक्स के रूप में काम करता है। उसके अलावा ये एज एडजुवेंट्स के रूप में देखे थे तो सुसनाइल कोलिन या ट्यूबोक्यूरेन, गैलामाइंस के साथ में दिया जाता है। अब एडवर्स इफेक्ट में हम देखें तो ये क्या करता है कि कभी कभी ब्रैडिकार्डिया कर देता है, हमारे बीपी काफी लो कर देता है, या हाइपरथर्मिया कर देता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट होने लग जाता है, ये सब इसके कुछ डिमेरिट्स हैं।
Now coming to another inhalational anesthetic, that is डाइथाइल ईथर, जो सबसे ज्यादा कॉमनली पहले यूज होता था। तो इसका जो मोस्ट कॉमनली प्रॉपर्टीज है, ये क्या है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर्स हैं एट रूम टेम्परेचर। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि ये ब्लड में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है इसलिए जितना तेजी के साथ ये इनहेल होता है उतना तेजी के साथ ये आउट भी हो जाता है हमारे बॉडी में कभी कभी। तो इसीलिए जितना तेजी के साथ आपके बॉडी में ये इनहेल हुआ उतना तेजी के साथ बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड में क्या है, एब्जॉर्ब नहीं होता जल्दी से। तो इसीलिए इसको भी हम एज ए एडजुवेंट यूज करते हैं दूसरों के साथ। लेकिन इसके साथ क्या है, एक बीमारी, ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, कंबस्टिबल है, सर्टन अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आता है तो ये मे भी ब्लास्ट भी कर सकता है, एक्सप्लोजन का काउस भी बन सकता है। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि ये भी हमारे जो इनिशियल एक्शंस है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको इनहिबिट्स करता है और अपना काम करता है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी इनहेलेशनल्स हैं वो लंग्स के थ्रू जा रहे हैं तो आउट भी हमारे गैसेस फॉर्म में ही होगा। तो 80 to 90% ये लंग्स के थ्रू खत्म होता है, तो बाकी जो परसेंट बता वो यूरिन में, मिल्क में या फिर स्वेट के फॉर्म में होता है। बट इसका एक और डिमेरिट है, ये प्लासेंटल बैरियर को भी पार कर सकता है, मे बी जेस्टेशन पीरियड में अगर पड़े तो बच्चों को तकलीफ दे सकता है। उसके बाद लेबोरेटरी यूज के साथ यूज करने के साथ साथ प्लास्टिक्स के यूज में भी हम इसको यूज करते हैं एनेस्थेटिक्स के अलावा। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि चूंकि ये हमारे ब्लड्स में डिजॉल्व नहीं होता, तो ये हमारे क्या करता है कि एनीमिया के साथ कंपाउंड बना देता है और मेगाब्लास्टिक एनीमिया काउज करता है। तो नेक्स्ट वन इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्या है कि ये भी कलरलेस इन्फ्लेमेबल गैस है, बट ये काफी पोटेंट है। ये ऑक्सीजन के साथ एडमिनिस्टर करता है। ये भी क्या करता है कि गामा ए और ग्लाइसिन रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करने की बजाय ये सिर्फ डायरेक्ट काम करता है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे, और एएमपीए रिसेप्टर्स को ये इनहिबिट करता है, उसको जो भी एक्साइटरी हमारा है उसको ये इनहिबिट करता है। जैसे एनएमडीए है, एनएमडीए हमारा एक्साइटरी है, तो ये एंटागोनिस्ट काम करता है, उसके जस्ट विपरीत में काम करता है। अब इसका भी एलिमिनेशन, इनहेलेशन का जितना भी होगा उसका एलिमिनेशन मोस्टली 80 to 90% हमारे लंग्स के थ्रू होगा। बाकी जो परसेंटेज बच रहा है वो इवन थ्रू हमारे स्किन होगा या स्वेट के फॉर्म में होगा वगैरह वगैरह। ओके, अब ये यूजेस क्या है, पहला तो सबसे ज्यादा यूजेस है, सबसे पोटेंट अभी तक में आपने पढ़ा बहुत ज्यादा पोटेंट है, तो इसका साइक्लोप्रोपेन का हम काफी यूज करते हैं। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये नॉस्टा, वॉमिटिंग वगैरह वगैरह, या हाइपरटेंशन, काफी ज्यादा आपका बीपी बढ़ा देता है अगर ज्यादा अमाउंट्स में इंड्यूस हो गया तो ये सब चीज के लिए इसको थोड़ा कम यूज करते हैं, हालांकि ये काफी पोटेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ट्राइक्लोरोइथाइलिन। ट्राइक्लोरोइथाइलिन क्या है कि ये भी कलरलेस और येलो ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स के फॉर्म में रहता है। इसके भी कलर एज लाइक क्लोरोफॉर्म है, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल सब में सॉल्युबल है। इसलिए क्या होता है कि इसको एज एडजुवेंट इसको भी हम यूज करते हैं, क्योंकि दूसरे के साथ ये मिक्सेबल रहता है। बट ये क्या है कि वोलेटाइल कम है, और क्लोरोफॉर्म ईथर के रहते ये कम पोटेंट है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसका कम उनकी तुलना में यूज होता है, क्योंकि ये पोटेंसी इसकी कम है। तो ये क्या है कि स्मूथ एनेस्थेसिया के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जब हम यूज करने की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, गामा ए और ग्लाइसिन रिसेप्टर्स को इनहिबिटरी जो भी है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारा गामा और ग्लाइसिन रिसेप्टर्स, इनको ये हमारी बॉडी में इंक्रीज कर देता है। उसके बाद एनाल्जेसिक्स प्रॉपर्टीज है, तो कम ही कंसंट्रेशंस में ये यूज होता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम एनेस्थेटिक्स, इसको हम ग्रीस फैक्ट्री में यूज करते हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्री में यूज कर लेते हैं, कलरेंट के रूप में यूज करते हैं, पेंट रिमूवर के रूप में यूज करते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर ओवरडोजेस हो जाता है तो लोगों को हेडेक, डिजीनेस, स्लिपनेस, ये सब काउजेस होने लग जाते हैं। कुछ और पॉइंट्स बचे हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी थोड़ा बचा है तो हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। मिथोहेक्सिडल सोडियम, ये नॉन वोलेटाइल टाइप का
एनेस्थेटिक्स है जिसको सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है। हाइड्रोस इसका प्रॉपर्टीज जब देखते हैं तो ऑर्डरलेस है, हाइड्रोस्कोपिक पाउडर के रूप में है, वाटर में सॉल्युबल है, एसिडिक और सॉल्यूशंस के साथ ये काफी कंफर्टेबल है और ये शॉर्ट एक्टिंग आईवी के रूप में लिया जाता है और काफी जल्दी एक्शंस करता है। अब जब हम इसका काम देखते हैं कैसे काम करता है, तो ये हमारा क्या करता है कि हमारे इनहिबिटरी एक्शन जो भी है गाबा के, तो गाबा को ये जागृत करता है हमारे बॉडी में, जिससे क्या होता है कि इनहिबिशन, सिनेप्टिक इनहिबिशन करता है या फिर हमारा जो भी एक्साइटेबिलिटी है उसको कम करता है और एनेस्थीसिया को इंड्यूस करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका जो नेचर है वो काफी लिपिड सॉल्युबल है और आयोनाइजेशन डिग्री काफी कम है, तो इसलिए हमारे ब्लड बैरियर्स को बहुत जल्दी के साथ ये पार कर पाता है और हमारी जो भी मस्कुलर ऑर्गन है, ब्रेन है वगैरह वगैरह है, उसमें ये एनेस्थीसिया काउज करता है। अब इसका कुछ साइड इफेक्ट देखें तो उसमें भी नौशिया है, वॉमिटिंग है, स्टमक पेन है, कफिंग है, हिचकियाँ आने लग जाती हैं हमको, हमारे मसल स्विचिंग होने लग जाते हैं, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं या एडवर्स इफेक्ट है ना। थायोपेंटेन सोडियम, तो ये भी अल्ट्रा सॉल्ट बार्बिट्रेट्स है, काफी जल्दी काम करता है, तो ये भी सोडियम सॉल्ट के रूप में अवेलेबल है। मेनली हम लोग कोई ना कोई सॉल्ट के रूप में ही इंसर्ट करते हैं बॉडी में। प्रॉपर्टीज देखें तो येलोइश व्हाइट पाउडर जैसा होता है और जैसा व्हाट इज वो लहसुन के स्वाद जैसा रहता है इसका, और बिटर टेस्ट रहता है, उस जैसा स्मेल रहता है। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाटर अल्कोहल में ये सॉल्युबल है और ईथर में इनसॉल्युबल है। उसके बाद ये हमारे क्या बोलते हैं, जनरली नींद जैसा को इंड्यूस करता है हमारे बॉडी में। और बट इसमें क्या है कि एक चीज कि ये बहुत ज्यादा एनाल्जेशिया को काउज नहीं करता है, बहुत ज्यादा पेन रिमूवर नहीं है। अब ये बार्बिट्रेट्स जैसा काम करता है कि हमको स्लीप इंड्यूसिंग है, तो ये मेनली क्या करता है कि हमारे गावा को हमारा जो भी गावा है, गावा को इंक्रीज करता है, के इफेक्ट्स को इंक्रीज करता है और एनेस्थेशिया काउज करता है। एज प्रियर जैसे पहले वाला था वैसे ये भी क्या है कि लिपिड सॉल्युबल है, इसके जो आयनाइजेशन की डिग्री है वो कम है, इसलिए हमारे ब्लड बैरियर्स को जल्दी क्रॉस करके जितने भी ऑर्गन है, विजुअल ऑर्गन है या ब्रेन है, एनेस्थीसिया काउज करता है। साइड इफेक्ट्स देखें तो इसमें भी ओवरडोज की वजह से हो सकता है डिप्रेशन में आप आ जाए, नॉर्मल माइन्यूट में हेडेक हो जाए या फिर नौशिया होने लग जाए, तो कभी कभी ओनियन जैसा स्मेल होने लग जाता है जो बियर करना मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट जनरल एनेस्थेटिक्स। ओके,